तो स्टूडेंट पार्ट 1 में हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 36 के पास, जहाँ पे हम लोग एड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसको देखते हैं और हम क्या करेंगे इसके बाद हम पार्ट 2 में देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में हम लोग लेके आए हैं। तो इसके साथ आपको ऑनलाइन में मिलेंगे और बाकी जो 4-5 क्वेश्चन बाकी है उनको हम कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 36 क्वेश्चन पे। कहता है एड्स किसके कारण होता है। एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो यह साथ में रहेगा, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होगा। क्या होगा, ये दोनों साथ में रहेगा कंटिन्यू, ठीक है, एक साथ। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर अगला क्वेश्चन सबसे पहले उसको देखने से पहले हम लोग एड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यह क्या है, यौन संचारित रोग है। क्या है, यौन संचारित रोग है। अगर कोई भी व्यक्ति मनुष्य महिला या पुरुष क्या करेगा कि यौन संचारित रोग मतलब सेक्स के दौरान किसी के पास क्या होगा, अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा, अगर किसी में एड्स की बीमारी हो तो अगर महिला में होगा तो पुरुष को हो जाएगा, पुरुष में होगा तो महिला में हो जाएगा। यह ऐसा हो सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यौन संचारित रोग, ठीक है। इसका क्या कहते हैं, यह होता है वायरस के कारण। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और बैक्टीरिया के कारण जो रोग होता है उसको कहते हैं सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस और गोनोरिया होता है बैक्टीरिया के कारण। मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। कौन रोग, मलेरिया रोग। इसमें क्या होता है, मलेरिया रोग में होता है सबसे पहले मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है मादा एनोफिलीज। देखिए मच्छर दो प्रकार के होते हैं, नर मच्छर और मादा मच्छर। नर मच्छर में क्या होता है, नर मच्छर में सबसे पहले होता है नर और मादा। नर जो होता है यह क्या होता है, फूलों की रस चूसता है। और जो मादा मच्छर जो होती है यह क्या करती है, खून चूसती है। हम लोग काटती है ना, जो मच्छर काटता है, हम लोग जो मच्छर काटता है वो मच्छर कौन होता है, यह होता है मादा मच्छर, मतलब काटती है। मादा मच्छर खून चूसती है। किस लिए चूसती है, इनके प्रजनन के लिए ब्लड का होना अनिवार्य होता है। क्या होता है, इनके प्रजनन के लिए ब्लड का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। मादा मच्छर 3 प्रकार के होता है। 1 मिनट। कॉल आ रहा था थोड़ा, एक मिनट का, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। मादा मच्छर 3 प्रकार का होता है, मादा एनोफिलीज, मादा एडिस और मादा क्यूलेक्स। क्या होता है, मादा क्यूलेक्स। यह तीनों मादा मच्छर के क्या है, प्रकार है। तो ध्यान रखिएगा, नर मच्छर जो होता है नहीं काटता है और महिला मच्छर काटता है, जो खून चूसती है। और किसके लिए सहायक होता है, उसके प्रजनन के लिए सहायक होता है, ठीक है। तो हम लोग फिर कवक से जो रोग होता है, कवक से अन्य रोग होता है, ऐसे यौन संचारित रोग ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इस यौन संचारित रोग कवक से नहीं होता है। जो मच्छर मेन रूप से बैक्टीरिया से जो रोग होता है यह होता है मादा क्यूलेक्स, क्या कहते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर वाला बीमारी मलेरिया, ठीक है। फिर
एड्स का फुल फॉर्म हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एड्स IDS ACQUIRED एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म या फिर MVVI क्वेश्चन क्या है? MVVI। तो इसको आप लोग क्या करेगा? नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्या अगला प्रश्न। उसका है आनुवंशिकता के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 आनुवंशिकता के जनक। आनुवंशिकता के जनक क्या है? आनुवंशिकता के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवंशिकता के जनक है। इन्होंने आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया। इनके दो नियम है और इन्होंने साधारण मटर के पौधे का प्रयोग किया। किसका? साधारण मटर के पौधे का क्या किया? प्रयोग किया। अपने प्रयोग में आनुवंशिकता के जो नियम दिए उसमें क्या किया? साधारण मटर के पौधे का प्रयोग किया। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पिसम सैटिवम। ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। गाय का याद है? गाय का वैज्ञानिक नाम, गाय का वैज्ञानिक होता है बोस इंडिकस। भारतीय गाय जो है ना उसका वैज्ञानिक नाम है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का है पक्षी तथा तितली के पंख है। देखिए, पक्षी और तितली के पंख ये है असमजात अंग। जो उदाहरण क्या है? असमजात अंग। क्योंकि अगर पक्षी है तो पक्षी का पंख जो होता है कुछ इस प्रकार के फैला हुआ रहता है दोनों डायरेक्शन में। मतलब इसके बाद जो पक्षी बनेगा वो या शरीर है उसका मान लेते हैं, पंख इस डायरेक्शन में। लेकिन जो तितली का पंख होता है, तितली जो होती है वह तितली होती है, इसके जो पंख होते हैं वह इस प्रकार के होते हैं। मतलब अधिक फैला हुआ। यह क्या है? लंबा लंबा दिख रहा है। ये पंख जो है इसमें जो हड्डी होते हैं थोड़ा सा इसके उसमें सपोर्ट के लिए हड्डी जो होते हैं, यह क्या होगा? पंख हुआ। पता नहीं है, यह सब क्या होगा? पंख में आ जाएगा। ठीक है, यह क्या होगा? यह होगा पक्षी, यह होगा तितली। ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं? समजात अंग वह अंग होता है जो कार्य क्या मतलब समजात अंग सबसे पहले समझ लीजिए, उसको हम फिर समझाते हैं असमजात अंग के बारे में। ये तो असमजात अंग है ही। समजात अंग ऐसे होते हैं जो संरचना की दृष्टि से क्या हो? एक जैसे हो। क्या हो? एक जैसे हो और कार्य अलग अलग करते हो, उसको हम लोग कहते हैं समजात अंग। जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, इस सब का क्या होता है? आगे वाला पैर मतलब आगे वाला हाथ। देखने में समान रहेगा, उसकी आकृति समान है लेकिन कार्य अलग अलग करता है ना। मनुष्य अपना काम अलग करता है, कुत्ता अलग करता है। इसके लिए हम लोग का अगला बात क्या होगा? हाथ होगा। क्या होगा? हाथ होगा। वही तितली का है। ठीक है, कार्य समान हो। असमजात अंग वैसे अंग जिसके कार्य समान हो और संरचना भिन्न भिन्न हो, जो अलग अलग प्रकार के हो, उन्हें कहते हैं असमजात अंग। तो यही पक्षी तथा तितली के पंख जो होते हैं असमजात अंग के उदाहरण।
आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, अब बायोलॉजी के मेरा और फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी क्वेश्चन सब आएगा, इसको अगर आप बायो वैसे पढ़ लेंगे मेरे चैनल पे, तो आपके क्लास 10th का अच्छे लेवल पे तैयारी हो जाएगा और इसको समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा और आपको ज्ञान भी आ जाएगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी साइंस का पोर्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न के बारे में, अगला प्रश्न है हिरण किस श्रेणी की उपभोक्ता है? क्या है? किस श्रेणी की उपभोक्ता है? तो उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले होता है क्या? घास होता है। घास को कौन खाता है? हिरण। ठीक है, फिर वह हिरण को कौन खाएगा? मान लीजिए बाघ या शेर खाएगा। ठीक है, दूसरे तरफ घास को कोई खाएगा क्या? टिड्डा। टिड्डा होता है, घास को खाता है कौन? टिड्डा। फिर टिड्डा को कौन खाएगा? मेंढक खाएगा। मेंढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? तो चील या गरुड़ खाएगा। ठीक है, तो यह उपभोक्ता की यह पहला श्रेणी, यह दूसरा श्रेणी, यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा या उच्च श्रेणी। क्या होगा? चौथा या उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होगा कि नहीं होगा? ठीक है, देखिए हम लोग अगर शाकाहारी है, क्या है? अगर शाकाहारी में हम लोग मनुष्य को लेते हैं तो मनुष्य क्या होता है? मतलब पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। इससे पेड़ पौधे से सब्जी, फल, अन्न, चावल, मतलब अन्न, चावल, किसी और फल, इस सब के द्वारा क्या होगा? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में मनुष्य को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लेकिन जब मनुष्य क्या होगा? मनुष्य मांसाहारी है, जो मीट मछली भी खाता है, अंडा खाता है, तो उसको हम क्या करेंगे? दूसरे श्रेणी के उपभोक्ता में काउंट करेंगे। जैसे देख लीजिए घास हो गया, घास को कौन खाएगा? बकरी। अब बकरी को या तो बाघ खाएगा ना तो मनुष्य खाएगा मान लीजिए। तो यहाँ पे मनुष्य जो हो गया द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हो गया और बकरी हो गया प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो इस प्रश्न में आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिरण किस श्रेणी के उपभोक्ता है? तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। लेकिन मानव का बारे में अगर आएगा तो मानव को आप लोग लिखिएगा द्वितीय श्रेणी में मानव काउंट होता है। क्या होता है? द्वितीय श्रेणी में मानव काउंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। क्या देखते हैं? 40। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं। देखिए जैव घटक मतलब जो जीव हो, सजीव हो, उसे कहते हैं जैव घटक। इसमें सजीव कौन कौन है? प्रकाश एवं जल नहीं है। देखिए हम लोग मानते हैं से हर चीज में ईश्वर का रूप है या हर चीज का अलग अलग अस्तित्व। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबका पूजा होता है और अन्य धर्म में भी होता होगा, उतना मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? मान के चलते हैं साइंटिफिक रीजन से, जिसमें प्राण हो, जीव हो, उसको हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो जीव का क्या होता है? विशेषण होता है जैव। ठीक है, तो जैव पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक जो होते हैं, जो जिंदा हो, तो होता है पौधा, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव। यह सब क्या होता है? सजीव होता है। इन्हें हम कहते हैं जैव घटक। बाकी सबको, इस सब को हम लोग कहते हैं अजैव घटक। तीनों को कहते हैं अजैव घटक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। ओजोन परत का क्षय या नाश। क्या? नाश। ओजोन परत का नाश के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? देखिए यहाँ पे CFC होगा और यहाँ पे CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे CO2 और ये D। ठीक है, CFC को हम लोग पढ़ते हैं। CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म इंग्लिश में लिखेंगे क्लोरो CARBON, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। F होगा यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो CFC होता है, जो ओजोन होता है, ओजोन एक तरह का क्या है, मंडल है। कहाँ पाया जाता है, ओजोनोस्फीयर, मतलब ओजोन मंडल में ओजोन पाया जाता है। ओजोन में क्या होता है, हल्का हल्का छिद्र हो जाता है, क्या हो जाता है, हल्का हल्का यहाँ से धुंधला धुंधला, क्या होता है, यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रे यहाँ से आता है, किससे, सन से। जो सन रहता है उसमें जो किरण रहता है, पराबैंगनी किरणें, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, यह बहुत ही डेंजरस होता है। यह छिद्र होने के कारण, CFC के कारण उसका क्षय होता है, और यह क्या करता है, पास होने लगता है। और कहाँ आता है, पृथ्वी पर रह रहे जीव जंतु मनुष्य को क्या होता है, त्वचीय कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है कौन, अल्ट्रा वायलेट रे। तो याद रखेगा, पराबैंगनी किरणें किसके लिए, तो होता है त्वचीय कैंसर। त्वचा कैंसर के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। DDT के बारे में यह होता है, जो क्या होता है, कीटनाशक होता है। क्या होता है, कीटनाशक, मतलब जहर तरह का इस तरह। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइफिनाइल ट्राइफॉस्फेट। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइफॉस्फेट जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है DDT का। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, अब देखते हैं इसके बाद जो हम लोग पढ़ लिए हैं, इसको पार्ट 1 में इसमें कुछ वन लाइनर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वो भी पढ़ लेगा। देखिए ऐसा नहीं है अगर हम पढ़ लिए तो मेरा दोस्त पढ़ लेगा तो हमसे चल जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए ज्ञान है शेयर करने का चीज, उसको शेयर करिएगा तो हो सकता है आप उससे भी ऊपर चले जाइएगा। उसको आपका दोस्त अच्छा रहेगा तो किसी में, मान लीजिए कोई दोस्त है आपका, मान लीजिए पटना में रहता है, बहुत अच्छा ऑफिसर है, अगर पटना में आपको कोई काम लगा तो आपको जाना है, तो फिर कहाँ रहे नहीं रहे। अगर दोस्त का स्थिति खराब रहेगा तो हम उसके पास क्या होंगे, नहीं रहेंगे। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से अगर ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा, वो खुद का ही नाश करेगा। अगर आपका गुण है तो ईर्ष्या क्या करेगा, उसी को नाश करेगा। ईर्ष्या ऐसा खराब चीज है, तो इसको ध्यान रखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर दोस्त अच्छा लेवल पर चला गया है तो उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपने से कुछ बोल के भी, कुछ कह के भी, क्या कहे, हमको काम है, ये है वो है। तो दोस्त के पास पैसा रहेगा तभी तो आपको मदद करेगा, दोस्त के पास सुविधा रहेगा तभी तो आपको देगा। वो खुद गरीब है, वो खुद भिखारी है, तो कहाँ से आपको देगा। इसलिए दोस्तों को मदद करिए, और आपका दोस्त भी अगर अच्छा होगा तो वह आपको भी क्या होगा, मदद करेगा। बाकी सब अपना अपना मेहनत करिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आयुषी स्टडी पॉइंट, यह सीतामढ़ी का जिला का, बिहार के सीतामढ़ी जिला का चैनल है, जो है हम लोग का घर है रामपुर, रीगा चीनी मिल के नाम सुने होइएगा, वहीं से 2-3 किलोमीटर आगे है, पश्चिम के कोना में रामपुर गंगौली नाम का एक गाँव। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न सब, पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वन लाइनर। वन लाइनर मतलब एक लाइन में लेके आए हैं बायोलॉजी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म खत्म हो चुका है, उसको भी ध्यान रखेगा। फिर वन लाइनर को आप लोग ध्यान रखेगा, इसके साथ ना आपका ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे, तो ध्यान रखेगा। सबसे पहले पहला देखते हैं,
जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे और हरे शैवाल जो होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं। शैवाल भी जो होते हैं, लाल भी शैवाल होते हैं, वो भी क्या कहते हैं, भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी। हरा हो या लाल हो, सब क्या होंगे, स्वपोषी होंगे। फिर एक वृक्ष में लगभग 10 लाख, कितना, 10 लाख। 2 वृक्ष होता है टोटल, तो दोनों मिला के कितना, तो 20 लाख हो जाएगा। एक वृक्ष में 10 लाख क्या होगा, नेफ्रॉन की संख्या होगा। नेफ्रॉन को कहते हैं वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, वृक्क का जो कार्य होता है, मुख्य कार्य रक्त को छानना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम अपना भोजन सीढ़ियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। यह बता दिए थे पार्ट 1 में भी, पैरामीशियम का आकार होता है चप्पल के आकार का, उसका जो सीढ़िया होता है, सीढ़ियों के द्वारा क्या करता है, पैरामीशियम अपना भोजन प्राप्त करता है। ये जो सीढ़ी होता है ना, ये जो रोमा देख रहे हैं, रोम सब, ये सब क्या है, सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ियां। सीढ़ियों के द्वारा क्या करेगा, अपना भोजन के पकड़ेगा और खाएगा। यह एक कोशिकीय जीव है। कौन कोशिकीय, एक कोशिका। इसमें केंद्रक भी रहता है। ठीक है, इसके बीच में कोशिका द्रव सब भरा रहता है कहीं कहीं, ये सब। फिर चौथा देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पाचक अम्ल कहा जाता है। हम अगर भोजन करते हैं तो हमारे मुख में जो भोजन रहता है वो किस अम्ल के कारण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण क्या होता है, पचता है, डाइजेशन होता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है HCl। HCl हाइड्रोजन, Cl पे क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या होता है, इसका pH मान लगभग 3 के आसपास होता है। कितना होता है, 3, 2 और 3 के बीच में माना जाता है, तो 3 के आसपास होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन या उदासीन पदार्थ का pH मान 7 के बराबर होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना, 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। क्या होता है, जो भोजन का पाचन जो रहता है, जब हम मुंह में रखते हैं तो उसी से क्या होता है, पचना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अगर भोजन को आप अच्छे से चबाइएगा तो आपके डाइजेशन में क्या होगा, सहायक होगा। अपने शरीर के अंग को ज्यादा मेहनत की जरूरी नहीं होगा, वो छोटा छोटा टुकड़ा में रहेगा और चबाया हुआ रहेगा तो वो आराम से डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो भोजन का पाचन जो होता है वो मुख से क्या होता है, शुरू होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, छोटी आंत में सबसे पहले भोजन कहाँ पहुंचता है, तो ग्रहणी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, पाचन के दौरान जब भोजन जो होता है सबसे पहले छोटी आंत के किस भाग में, तो ग्रहणी में पहुंचता है। ठीक है, अगला देखिए साथ में, दांत के ऊपरी भाग को, जो दांत के ऊपरी भाग है उसको जो उजला रहता है, जो हमारा दांत है यह क्या है, उजला है। ये किसके कारण होता है, तो इनेमल के कारण। इसका नाम है इनेमल। इनेमल का क्षय हो जाएगा, इनेमल का क्वालिटी घट जाएगा तो आपका दांत ज्यादा उजला नहीं होगा। कितनों ब्रश कर लीजिए फिर भी नहीं होगा। इसलिए दांत का ख्याल रखिए और आपका इनेमल अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, आपके दांत सुंदर दिखने के लिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अमाशय से जठर रस का क्या होता है, शराब होता है। अमाशय जो होता है पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, जिसमें क्या होता है जठर रस का स्राव होता है। उसी जठर रस में क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, उपस्थित रहता है। क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम जो होता है उपस्थित रहता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। दूध के किसके, प्रोटीन। हम लोग जानते हैं कि दूध में क्या होता है, प्रोटीन है। तो दूध में जो प्रोटीन रहता है उसको पचाने में कौन सहायक होता है, पेप्सिन एंजाइम जो होता है उसको पचाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या
23 जोड़ा। ठीक है, क्रोमोसोम में होता है महिला में, देखिए फीमेल में होता है 46 क्या होते हैं, XX होते हैं, लेकिन वही मेल में जो होते हैं, मेल में 44 जो होते हैं XX, और 45 जो होता है 23वां जोड़ा, और 46 इसमें कोई एगो X रहेगा, एगो क्या होगा Y रहेगा। देखिए जब X और Y मिलेगा तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा। ठीक है, और X और X क्या होगा, X और X मिलेगा एक दूसरे से तो क्या होगा, लड़की होगी। क्या होगी, लड़की होगी। ठीक है, तो इसमें अगर लड़का है लड़की है, अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ लड़की होती है तो इसमें महिला का कोई गलती नहीं है। अगर उसमें गर्भ धारण की क्षमता नहीं है तब महिला के अंदर उनके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर गर्भ धारण हो रहा है और सिर्फ लड़की होती है, इसे सामाजिक तौर पे तो क्या होता है, दो शादी कर लेते हैं, एक सिर्फ बेटी होगी। वो पुरुष में भी कमी है, इसके कारण वो सिर्फ बेटी होता है। और क्रोमोसोम का जो होता है ना, रेस लगता है, क्या होता है, रेस लगता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। और जो क्रोमोसोम सबसे पहले किसके पास सबसे पहले पहुंचता है, जो क्रोमोसोम सबसे पहले महिला के गर्भाशय में जो पहुंचेगा और उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे पहले सबसे पहले जो क्रोमोसोम पहुंच जाएगा वही क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज कर देगा। जो अंडा रहेगा उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, और क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत। जो वसा होता है, तेल घी हम लोग जो खाते हैं ना, उसमें क्या होता है, वसा होता है। वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वह क्या होता है, छोटी आंत में होता है। किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत, और वह लगभग 6 मीटर क्या होता है, 6 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत में सबसे पहले भोजन ग्रहणी में आता है। किसमें आता है, ग्रहणी में आता है। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना को भिलाई कहते हैं। देखिए छोटी आंत में जो संरचना, जैसे ये छोटी आंत है, इसमें का उंगली के जैसे ऐसे रोम के खरा खरा संरचना रहेगा। क्या रहेगा, छोटी आंत में खरा खरा ऐसे संरचना रहेगा। सब तरफ बहुत रहता है, बहुत इधर भी खरा खरा संरचना जो रहेगा वह क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं भिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, भिलाई। यह भी VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए हम जितना भी प्रश्न लेकर आए हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, और जितना टाइम पढ़ लीजिएगा तो आपका बायोलॉजी का हर लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा बुक का भी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर ध्यान देते हैं अगला प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, आंसू तथा जल में पसीना में, आंसू जल तथा पसीना। जो आंसू होता है, जल होता है 1 मिनट, आंसू जल और पसीना में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। देखिए एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है यह किसमें पाया जाता है, आंसू में, जल में और पसीना। जो मनुष्य के जो होता है जल होता है शरीर के अंदर, उसमें क्या होता है, यह पाया जाता है। मनुष्य में जल सबसे अधिक होती है, लगभग 65 से 70%। एग्जाम में अगर आएगा तो 65 से 70% अगर कोई ऑप्शन रहे तो उतना आप लोग मारिएगा। मनुष्य के जो जल जो होता है शरीर में सबसे अधिक क्या होता है, जल होता है।
फिर देखिए पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। देखिए जब पाचन होता है, प्रोटीन का जब पाचन होता है तो क्या होता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पित्त रस लीवर में बनता है, किसमें बनता है, पित्त रस जो होता है लीवर में आपको बनेगा। पित्त रस जो होता है लीवर में, लीवर को इंग्लिश में कहते हैं यकृत। यकृत में क्या होता है, पित्त रस का स्राव होता है जो बनता है। पित्त रस किसमें बनता है, तो लीवर में बनता है। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। रंगीन प्लास्टिक को, यह कल भी बताए थे, रंगीन प्लास्टिक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। बताए थे रंगीन मतलब रंग बिरंगे देखा जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। हरा, हरा पर प्लास्टिक मतलब होता है लवक, हरा मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। उजला या सफेद इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। बताया थे, अभी बताया है, हरा जो प्लास्टिक होता है वो होता है क्लोरोफिल। यही प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, भाग लेता है। किसमें, तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा थोड़ा। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न के बारे में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दलहनी क्या है, दलहनी पौधे के जड़ में, जड़ में जो होता है वह क्या होता है, दलहनी पौधे के जड़ में दलहनी पौधों के जड़ में राइजोबियम नामक क्या होता है, जीवाणु होता है। देखिए दलहनी पौधों में क्या होता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन क्या क्या करता है, नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया में कौन होता है, जो राइजोबियम जीवाणु जो होता है वह क्या करता है, भाग लेता है और वायुमंडल से जो भी नाइट्रोजन होगा वह पौधों को अपने जड़ के द्वारा पहुंचाएगा और क्या कर नाइट्रोजीकरण में सहायक होगा, जिससे क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो फिर देखिए दलहनी पौधे के जो जड़ होते हैं उसमें पाए जाते हैं आपको राइजोबियम नामक जीवाणु, जो नाइट्रोजनीकरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके पौधों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मलेरिया, मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, शुरू होता है। मादा एनोफिलीज बताए थे, मादा मच्छर के प्रकार, मादा एडिस, मादा एनोफिलीज एंड मादा क्यूलेक्स। ठीक है, मादा मच्छर जो होती है खून चूसती है, पुरुष मच्छर खून नहीं चूसता है। नर मच्छर जो होता है वह खून नहीं चूसता है और खून चूसने के लिए मादा मच्छर को अपने बच्चों को प्रजनन के लिए खून की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए खून चूसती है। ठीक है, मच्छर सब क्या है, परजीवी है। क्या है, परजीवी है। अगला प्रश्न है ऑक्सीन, जानना होगा। पहला प्रश्न है ऑक्सीन क्या होगा, ऑक्सीन और जिबरेलिन हार्मोन पौधे में वृद्धि और मोटापा के लिए क्या होता है, सहायक होता है। मोटाई क्या होता है, मोटाई को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। क्या करेगा, मोटाई को नियंत्रित करता है। रीढ़ की हड्डी कशेरुकी के द्वारा सुरक्षित रहता है। देखिए
एक और बताते हैं, अगर कोई पौधा होता है वह क्या होता है, झुक जाता है। वह किसके कारण झुकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए जो अगर इधर सन है, सन के उल्टा दिशा में क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन हार्मोन जो रहता है सन के, तो सन इधर है तो यह क्या होगा, इधर आ जाएगा, यह जो पार्ट होगा, यह जो पार्ट यह कमजोर हो जाएगा और यह थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। अगर सन एकदम ऊपर, तो यह पौधा किस प्रकार दिखता था पहले, यह पौधा सीधा और सीधा हमको खड़ा दिखता था। मान लीजिए इसका क्या है, तना है एक तरह का, ये पेड़ है, ये सब पेड़ है, ये सब इसका क्या है, तना है। तो यह क्या था, एकदम सन है ऊपर, सूर्यदेव एकदम ऊपर है, तो एकदम सब जगह ऑक्सीजन फैला हुआ क्या है। लेकिन जो ऑक्सीजन होगा सेपरेट हो जाएगा, यह जो होगा सेपरेट हो जाएगा, कौन, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, पेड़ थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग रीढ़ की हड्डी कशेरुकी के द्वारा सुरक्षित रहता है। कशेरुकी जो होता है शरीर में, रीढ़ के हड्डी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मनुष्य के ब्रेन को, दिमाग को, कपाल जो होता है क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, दीवार की तरह उसका क्या करता है, रक्षा करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कपाल मानव मस्तिष्क को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यही अभी बताएं, मानव मस्तिष्क को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो कपाल, फोरहेड। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में हृदय स्पंदन और श्वसन गति, मनुष्य में हृदय स्पंदन और श्वसन गति को नियंत्रित मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। देखिए हृदय में जो धड़कन जो होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। अनैच्छिक क्रिया जैसे छींक, खांसी, इस सब का नियंत्रण, पपनी मलकना, इस सब का नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। अगला प्रश्न है, मानव रीढ़ स्तंभ में हड्डियों की संख्या, मानव रीढ़ होगा, क्या होगा, रीढ़, मानव रीढ़ स्तंभ में हड्डियों की संख्या 33 होती है। जो रीढ़ जो होता है यहाँ से यहाँ तक फैला होता है, इसमें क्या होता है, हड्डियों की संख्या 33 होती है। कितना होता है, 33। फेस में हड्डियों की संख्या कितना होता है, मनुष्य के चेहरा में हड्डियों की संख्या 14, कितना, 14, ध्यान रखिएगा। फीमर क्या है, फीमर, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं फीमर। फीमर जो होता है हमारे जांघ में पाया जाता है। जांघ जो होता है हम लोग का, जांघ जो क्या है, यहाँ से यहाँ तक जांघ है ना, ये यहाँ पे जो हड्डी होता है यह फीमर होता है। सबसे लंबी हड्डी कौन है, सबसे लंबी हड्डी जो है क्या है, फीमर है। हमारे जांघ के सबसे लंबी हड्डी कौन है, फीमर है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखिए दूध में जो अम्ल पाया जाता है वह क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। और दूध से दही के बनने में कौन, दूध से दही, दूध से क्या दही बनेगा, कब, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। जो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं, और वायरस को क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही में परिवर्तन होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
फिर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 27। देखिए ब्लड ग्रुप जो होता है क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव, क्या है, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव या ओ ग्रुप रहेगा। इसको कहा जाता है सार्वभौमिक दाता, मतलब यूनिवर्सल डोनर। यह अगर ब्लड ग्रुप किसी का है तो वह किसी भी ग्रुप वाले को क्या करता है, अपना खून दे सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। लेकिन वहीं पे क्या होता है, तो इसके साथ ही क्या होता है, ए बी जो ग्रुप वाला होता है, ए बी निगेटिव या ए बी ये वाला जो होता है, ए बी निगेटिव है या ए बी ग्रुप वाला जो होता है, किसी से भी क्या होगा, ब्लड ले सकता है। कोनो ब्लड ग्रुप रहे, केकरो लेगा, कोनो जाति का रहे, केकरो यहाँ क्या करेगा, रह जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी का ब्लड रहे, किसी कोनो ग्रुप का रहे, वो कौन लेगा, इसको क्या कहते हैं, सार्वभौमिक ग्राही, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप। कौन, ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किडनी के ऊपर देखिए, किडनी जो होता है हमारा मनुष्य में 2 किडनी होते हैं। किडनी के इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इसके ऊपर जो ग्रंथि पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑनलाइन प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। मेढक एक उभयलिंगी जंतु है, क्या है, देखिए एक लिंगी, जैसे हम लोग मानव हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ और कुछ ऐसे जीव जंतु, पशु पक्षी जो क्या है, एक लिंगी है। लेकिन उभयलिंगी, उभय मतलब होता है 2, क्या होता है, द्वि या उभय, क्या होगा, उभय मतलब द्विलिंग, जिसमें स्त्री और पुरुष का पहचान हो, स्त्री अलग अपना उसका प्रक्रिया अलग रहे, मतलब महिला में जो होता है क्या होता है, महिला में गर्भ धारण की क्षमता होता है, पुरुष में क्या होता है, स्पर्म रिलीज करने की क्षमता होता है। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों के पास अलग अलग क्या हो, लिंग हो, एक स्त्री और एक पुरुष। तो जो एक ही साथ रहे, जिसमें क्या हो, एक ही में सब उपस्थित रहे, पता न चले कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उसको क्या कहते हैं, उभय लिंगी कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम जो होता है एक क्या होता है, पदार्थ होता है, इसके कारण क्या होता है, हल्का पीला होता है, क्या होता है, हल्का पीला। देखिए अगर किसी का यूरिन ज्यादा पीला है तो वह क्या होगा, वह किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, इसको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है और अपने बीमारी के बारे में जानने की जरूरत है और अच्छे से इलाज करने की जरूरत है। देखिए अगर यूरिन जो है अगर पानी जैसे है, अपने जैसे पानी, साफ पानी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यह हल्का पीला है, हल्का पीला है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा पीला है या उसका रंग भूरा भूरा आ रहा है या थोड़ा सा लाल आ रहा है, तो वह क्या होगा, किसी न किसी बीमारी से क्या होगा, ग्रसित होगा, उसको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। देखिए अब फिर दिया हुआ है, मूत्र का पीएच मान 7 होता है, क्या होता है, 6 होता है। देखिए मूत्र जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, सोडियम शरीर के तरलोक का वो अवशोषण एवं बना के लिए आवश्यक है। सोडियम जो है शरीर के सोडियम शरीर के तरलों का क्या करता है, अवशोषण एवं संतुलन बनाने रखने में आवश्यक होता है। और सोडियम जो होता है इसका परमाणु संख्या होता है 11 इलेक्ट्रॉनिक माइनस 2 8 1 होता है और इसका संयोजकता भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यह प्लस
चार्ज रहता है, इसमें क्या होता है ए प्लस इलेक्ट्रॉन रहता है, या किसी को क्या कहता है दे सकता है, क्या है दे। इसको क्या होता है चाकू से काटा जाता है, क्या होता है चाकू से काटा जाता है सोडियम, ठीक है। इसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, किसमें केरोसिन में, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है किसको तो सोडियम को। 33 नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर जायगोट मतलब युग्मनक का क्या करता है निर्माण करता है, जिससे फिर क्या होता है भ्रूण बनता है, क्या बनता है भ्रूण बनता है। स्पाइरोगाइरा में पुनर्जनन होता है, क्या होता है पुनर्जनन जो होता है वो स्पाइरोगाइरा में होता है। यह VVI क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर है कृत्रिम विधि द्वारा रक्त को छानना हीमोडायलिसिस कहलाता है। देखिए किसी मनुष्य का अगर वृक्क खराब हो गया है तो उसको क्या कहेंगे कृत्रिम विधि द्वारा, उसको क्या कहेंगे उसके शरीर में जो हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया होगा उसमें डायलाइजर होता है, एक टैंकी का आकार कराता है, जिससे क्या होता है रक्त का क्या होता है प्यूरिफिकेशन होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है हीमोडायलिसिस कहलाता है। कौन कहलाता है हीमोडायलिसिस कहलाता है। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अपोहन। कौन कहते हैं अपोहन, इसको ध्यान रखिएगा। वृक्क का मुख्य कार्य क्या है रक्त का छानना है। वृक्क का जो मुख्य कार्य होता है रक्त का छानना है, यह आपको बार बार हम बता रहे हैं। उत्सर्जी अंग कौन हुआ त्वचा हुआ और वृक्क हुआ, क्या है उत्सर्जी अंग के उदाहरण है। उत्सर्जी पदार्थ क्या हुआ मानव में यूरिया हुआ, मछली में क्या हुआ अमोनिया हुआ, पक्षी में क्या हुआ यूरिक अम्ल हुआ। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मानव के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं गोबर मतलब मल एवं मूत्र पसीना, ये सब क्या हुआ उत्सर्जी पदार्थ हुआ। जानवर में होता है गोबर होता है, मल मूत्र होता है, पसीना होता है, ये सब किसका होता है जानवर का होता है। फिर है स्त्रियों में लैंगिक चक्र 28 दिनों का होता है। देखिए लैंगिक जो चक्र जो होता है स्त्रियों में वो लगभग कितने दिनों का होता है 28 दिनों का होता है। किसी किसी महिलाओं में 29 या 30 दिन का भी हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, 28 दिन को स्टैंडर्ड माना गया है। फिर है जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। जैव विकास का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। जीवों की विकास कैसे होता है इसके बारे में किसने बताए थे तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने हम लोगों को बताए थे। देखिए बहुत सारा आविष्कार जो है 16 शताब्दी से 1600 ईस्वी से लेके 19 मतलब 20वीं शताब्दी तक बहुत सारा आविष्कार हुआ है। मतलब 1900 से 2000 के बीच में ऐसे करके 1600 से 19वीं शताब्दी तो मान लिया 20वीं शताब्दी तक। तो जो आविष्कार हुआ उसमें क्या था मेरा देश क्या था भारत का था अंग्रेजों के गुलाम था। तो भारत का जो क्या था भारत का अर्थव्यवस्था परेशानी रहन सहन हर चीज बिगड़ा हुआ था। इसके कारण क्या होता है भारत के जो नागरिक थे वह किसी विशेष चीज पर ध्यान न रख के पहले अपने व्यवस्था पर अपने देश के बारे में सोचे। अगर किसी के पास पहले पेट में अन्न आएगा रहने का सुविधा होगा सुख शांति होगा तभी न कुछ अच्छा करने का कोशिश होगा। कष्ट में जिंदगी में कितना कर पाएगा भूखा पेट कोई क्या कर सकता है। इसलिए क्या थे अंग्रेज सब या विदेशी सब जो आविष्कार किए हैं रेल के भाप इंजन के सेफ्टी लैम्प के ये सब कंप्यूटर के तरह तरह के कंप्यूटर और भी सुख सुविधा और भी एरोप्लेन फ्लांचना ये सब जो होता है ये सब का जो आविष्कार किए हैं यह क्या है किसके द्वारा यह किए हैं 1600 से लेके लगभग 2000 तक 1600 से लेके कितना 2000 तक तो 16वीं शताब्दी से लेके आपका आ गया 16वीं 17वीं मान लीजिए 16वीं 17वीं शताब्दी से लेके मतलब 20वीं शताब्दी तक कितना 20वीं शताब्दी तक आविष्कार हुआ है। इस तरह भारत गुलाम था इस कारण भारत के अधिक वैज्ञानिक ज्यादा कुछ नहीं कर पाए या भारत के लोग ज्यादा चीजों का आविष्कार नहीं कर पाए। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों वर्ष पहले तो हजारों साल पहले बहुत चीज को डिफाइन कर दिए थे बहुत चीज कॉन्सेप्ट दे दिए थे जिसके कारण उसको स्टडी कर करके अंग्रेज ने वेद और शास्त्रों की मदद ले लेके और नए नए आविष्कार किए। ठीक है जैसे न्यूटन का ही जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था यह हमारे
ऋषि मुनि ने पहले ही दे दिए थे 5000 साल पहले, लेकिन इसको क्या किया, मनुष्य के पास वह नहीं आया, इसका सिद्धांत ध्यान से कोई नहीं जाना। इसलिए हम लोग आधुनिक जो दुनिया है, वर्ल्ड है, इसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का हम लोग मानते हैं। पिता किसको मानते हैं, तो न्यूटन को मानते हैं। आधुनिक दुनिया को ज्ञान जो दिया उसको न्यूटन ने दिया, इसीलिए उसको आधुनिक विज्ञान का पिता हम लोग कहते हैं, फिजिक्स का पिता कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कहते हैं। उन्होंने अपने बुक प्रिंसिपिया में इसके बारे में दिया है। तो फिजिक्स में ये सब है, डिटेल में पढ़ना क्लास 9 में। फिर आगे अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है उपार्जित लक्षण का सिद्धांत लैमार्क ने दिया। देखिए लैमार्क एक वैज्ञानिक है जो क्लास 10 में इनके बारे में दिया हुआ, जो उपार्जित लक्षण होते हैं उनका सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। मनुष्य, पक्षी, बिल्ली के अग्रपाद जो होते हैं समजात अंग के उदाहरण है। हम यह पहले भी आपको बता चुके, इसलिए ज्यादा डिटेल में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। आलू जो होता है उसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। क्या होता है, कायिक प्रवर्धन। यह आलू है। आलू जो भाग होता है, आलू किस भाग को हम लोग कहते हैं, तो आलू जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, तना होता है। आलू जो भाग होता है, तना होता है, वह जड़ नहीं होता है। जड़ आप लोग नहीं लिखिएगा। देखिए आलू में कहीं से आँखिया निकलता है, ना आँखिया निकलता है, रोकते हैं तो आँखिया के बचा काटते हैं आलू को, फिर रोकते हैं। तो आलू में जो आँखिया रहता है, यहाँ पे आँखिया, यही क्या होगा, बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ आँखिया रहेगा तो यह क्या होगा, बड़ा होगा। तो यह क्या होगा, यह प्रवर्ध होता है। क्या होता है, प्रवर्ध होता है। तो इसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जो आलू में जो प्रवर्धन होता है, प्रवर्ध से निकलता है आलू में, उसको क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फिर है मंडल। मंडल क्या कहते हैं, मेंडल होगा। मेंडल के एक संकर संस्करण में के प्रयोग में लक्षण प्ररूपी अनुपात संकर तथा जीन प्ररूपी अनुपात इतना। देखिए लक्षण प्ररूपी अनुपात आप लोग जाने के, लक्षण है 3 गो, एगो कथी है, एगो विलक्षण है। मान लीजिए अगर 3 गो लक्षण खराब हो, कथी है, 3 गो लक्षण खराब हो, एक एगो ठीक हो, तो लक्षण ल से लक्षण प्ररूपी अनुपात होगा 3। जीन क्या होता है, जीन प्ररूपी अनुपात जो होता है वह होता है 1:2:1। क्या होता है, 1:2:1। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या होता है, 2 पौधा है, एक बड़ा से करके एक छोटा पौधा, ठीक है। इसका जो क्या बनेगा, इस दोनों में क्या होगा, परागण होगा। क्या होगा, परागण। इसके द्वारा क्या होगा, दूसरा पौधा बनेगा, परागण। क्या होगा, दूसरा पौधा। तो दूसरा पौधा में जो अधिक जो गुण होगा वह इसका होगा। इसका गुण होगा 75% और इसका होगा 25%। कितना, 25%। तो 75 और 25 को आप लोग बदलिएगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा, परसेंट से परसेंट काट दीजिए, या तो मैथ का दिमाग लगा 3/1 मतलब 3:1। यही क्या हुआ, लक्षण प्ररूपी अनुपात हुआ, ठीक है। अगर यही गुण जीन प्ररूपी में देखिए, यही अगर इसमें क्या होता है, कोई पौधा है जिसमें अगर पूरा 100% है, कितना है, 100%, तो एक का गुण होता है 25%, एक का गुण होता है 50%, ठीक है। एक का गुण 50% और एक होता है फिर 25%। यह क्या होगा, इसको अगर अनुपात में हम लोग बांटेंगे तो यह कटेगा
25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 से कम 25, मतलब 1:2। इसको क्या कहते हैं, जीन प्रारूपी अनुपात कहते हैं। टोटल किसी का भी जो क्वालिटी होता है वो 100% मतलब होता है कि नहीं होता। मान के चले जो भी गुण हुआ किसके कारण तो उसको 100% मान ले। यह लक्षण प्रारूपी जो अनुपात होता है वह 3:1 होता है और जीन प्रारूपी अनुपात होता है 1:1 होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर है अगला, मटर का वैज्ञानिक नाम क्रिसम सैटिवम, यह पहले भी हम बता चुके हैं आप लोग। और मानव का होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। और इंडियन गाय का जो होता है बॉस इंडिकस होता है। क्या होता है, बॉस इंडिकस होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए साधारण मटर के पौधे का क्या किया, चुनाव किया। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वह क्या किया था, साधारण मटर के पौधे के लिए चुनाव किया था। ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, देखते हैं। मानव मूत्र में लगभग 2% यूरिया होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, मानव मूत्र को इंग्लिश में यूरिन कहते हैं। जल होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है और कुछ मान लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा 96% क्या होता है, जल होता है। यूरिया कितना परसेंट, 2%। अमोनिया जो होता है यह 0.5% के आसपास होता है। बाकी कुछ अन्य पदार्थ होता है जो पेशाब के द्वारा, मूत्र के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है, हानिकारक पदार्थ रिलीज होता है। ठीक है, विषैले पदार्थ, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 96% क्या हुआ, जल हुआ, 2% यूरिया, 0.5% अमोनिया। कहीं कहीं 1% भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, अमोनिया को आप 1% भी मान के चल सकते हैं। बाकी अन्य, लेकिन 0.5 ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग मेरे चैनल के अच्छा से अच्छा वीडियो को देखिए, समझिए और अपने आप को समझने का कोशिश करिए। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारे नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8340189005 और एक और नंबर है 7256936465। अगर कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी करिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर ये है मेरा। ठीक है, इस पे आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अगर कॉल करिएगा तो शायद मैं नहीं उठा पाऊँ, इसलिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा तो हम इसका ध्यान रखेंगे। और जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो वो आप अपने राय के हिसाब से हमको सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, तो वीडियो देख लिए आप लोग, फिर इसको आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को, साथियों को या अपने छोटे भाई बहनों को, रिश्तेदारों को जो पढ़ने का कोशिश करें, क्लास 10th में है तो उसको आप लोग सूचित करिए। और यह आपके ग्रुप डी, रेलवे, NTPC इस सब के लिए भी क्या होगा, सहायक होगा। ठीक है।